अ, बच्चों, आज अ, जो अपन सेकेंड ईयर में सेकंड पेपर यानी कि राजनीति, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज जो है अपन उसी को आगे बढ़ाते हुए उग्रवादी चरण के उदय के कारण की चर्चा अपन कर रहे थे। पहले कारण क्या क्या रहे उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन के, उग्रवादी चरण की उत्पत्ति और विकास के, और साथ में उग्रवादी चरण की क्या क्या प्रमुख घटनाएं रही। तो उग्रवादी युग के अ, उदय के कारण ऐसे मैंने कई सारे कारणों की चर्चा की थी। स्वदेशी वो बंग भंग योजना और इत्यादि कारणों की वजह से। और तात्कालिक कारण तो निश्चित रूप से बंग भंग योजना थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो लगाई गई थी, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन उत्पन्न हुआ और उग्रवाद का प्रस्फुटीकरण हुआ बहुत तेजी से। और इसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ वो पूरे देश में एक प्रकार से राष्ट्रवादी आंदोलन का अभूतपूर्व ज्वार था। उग्रवादी उदारवादी सभी एक हुए। कलकत्ता में जब सभा हुई तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ साथ गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस और बहुत सारे जो नेता थे कांग्रेस के और अन्य सभी राष्ट्रवादी वो इकट्ठे हुए। तो एक प्रकार से ये बहुत संगठित प्रयास था। लेकिन यह अ, जो है वो जो आंदोलन का प्रस्फुटीकरण था, आंदोलन का जो बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप था, एक व्यापक रूप था, वो उदारवादी उग्रवादी के मतभेदों के कारण कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लग गया। क्योंकि 1906-7 तक आते आते ये लग गया था कि कांग्रेस के भीतर अब उग्रवादी जो लोग हैं, उग्रवादी यानी कि उग्रवादी का मतलब मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। तो वो उग्रवादी विधि से जन आंदोलन के माध्यम से कई बार हिंसा से भी परहेज नहीं करना और अंग्रेजों के समक्ष याचना नहीं करना, बल्कि एक प्रकार से स्वशासन और स्वराज के लिए उनको अल्टीमेटम देना। जैसे कि तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो इस तरह से इस तरह के जन आंदोलन और उग्र तरीके से अंग्रेजी राज का समापन या स्वशासन, इस तरह की बातें इस ये जो है ये प्रभावी होने लगी थी। और उदारवादी लेकिन इस तरह से सहमत नहीं थे। वो अभी भी संवैधानिक शांतिवादी तरीके से आंदोलन करना चाहते थे, अंग्रेजों के समक्ष अपनी रियायतों की मांग रखना चाहते थे। इन मतभेदों के कारण ही कांग्रेस के भीतर और राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी उदारवादी पक्षों के बीच मतभेद बढ़ता रहा। 1907 में यह खुलकर सामने तब आया जब सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में उग्रवादी पक्ष तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहता था। लेकिन कुछ कारणों से, तकनीकी कारणों से उदारवादी इससे सहमत नहीं थे। उदारवादी तिलक को अध्यक्ष देखना नहीं चाहते थे, रखना बनाना नहीं चाहते थे। और इन्हीं मतभेदों के कारण अंततः तिलक अध्यक्ष नहीं बने। और कहते हैं कि इस अधिवेशन के कारण ही उग्रवादी उदारवादी व कांग्रेस की पहली फूट हुई, पहला स्प्लिट हुआ। यहाँ तक कहा जाता है कुछ इतिहासकार कि यहाँ पर बहुत ही इस सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस सदस्यों के बीच में आपस में मनमुटाव इतना बढ़ गया कि कई बार कहते हैं कि कुछ छिटपुट हिंसा भी हुई आपस में, कुर्सियां भी फेंकी गई इत्यादि इत्यादि। तो उदारवादी उग्रवादी का जो विभाजन था वो बहुत ज्यादा व्यापक हो गया था। और उग्रवादी यद्यपि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करने लगे थे, लेकिन कांग्रेस को अभी भी अपने नियंत्रण में नहीं ले पाए। और तिलक जो है वो अध्यक्ष नहीं बन पाए। लेकिन लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तिलक ने उग्रवादी आंदोलन को एक एक बौद्धिक आधार और एक व्यापक और वास्तविक स्वरूप दे दिया था। अब इसके बाद क्रांतिकारियों की एक नई श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिसको कि हम देखेंगे फिर। और इसके बाद 1908 में तिलक को अंग्रेजी सरकार ने जेल की सजा सुनाई, 8 साल 6 साल की, और उन्हें गिरफ्तार करके मांडले बर्मा में भेज दिया। जहाँ की अपन देखते हैं कि तिलक ने उन 6 सालों में एक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ गीता रहस्य की रचना की।
लेकिन तिलक के जेल जाने के बाद लाल लाला जो उग्रवादियों का नेतृत्व था कांग्रेस में वो कमजोर पड़ गया और कुल मिलाकर राष्ट्रवादी आंदोलन भी बहुत तीव्र नहीं हो पाया इसके बाद और धीरे धीरे कुल मिलाकर इसकी इंटेंसिटी कम हुई। लेकिन इसके बाद उग्रवादी यानी कि कांग्रेस से इतर, कांग्रेस से परे उग्रवादी तरीके से क्रांतिकारियों ने आंदोलन जारी रखा। इसी समय मैडम बीकाजी कामा जो है उन्होंने पेरिस में जाकर मंदिर मातरम नाम की पत्रिका निकाली और भारत की आजादी का आंदोलन वहाँ विदेशों में उसका एक प्रचार प्रसार किया। फिर 1913 में लाला हरदयाल ने ये जर्मनी और सैन फ्रांसिस्को में अपनी गदर पार्टी के माध्यम से आंदोलन जारी रखा। इस बीच में 1913 में ही कामागाता मारू की घटना हुई। कामागाता मारू एक जापानी जहाज था जिसको किराए पर लेकर भारत में रहने वाले कुछ सिख बंधुओं को ये जहाज लेकर श्रमिकों को, सिख श्रमिकों को लेकर ये कनाडा की ओर गया था। लेकिन अंग्रेजी सरकार के दबाव में जब कनाडा पहुंचा ये तो वहां उनको उतरने नहीं दिया गया और उनको वापस भेज दिया गया। और वापस भेजने के बाद इस जहाज में बहुत ही दयनीय स्थिति में कई बहुत सारे सिख सरदार बंधु की मृत्यु हो गई। और जब ये जहाज पहुंचा कहते हैं कलकत्ता बंदरगाह पर, तो वहाँ पर जो इसमें सवार थे श्रमिक पंजाब के, उन्होंने असंतुष्ट होकर बहुत एक प्रकार से बहुत ज़्यादा उनका असंतोष फैला और सिख सरदार ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और फिर वो असंतोष पंजाब पहुंचा और फिर व्यापक पैमाने पर हिंसा भी, ये घटना भी थी। इस बीच में अंग्रेजों ने कोशिश की कि ये इस उग्रवादी आंदोलन को कमजोर किया जाए तो कुछ रियायतें दे दी जाए। और कैसे कमजोर किया जाए, तो एक प्रकार से सांप्रदायिक विभाजन क्रिएट कर दिया जाए आंदोलन में। और तदनुसार पहले ही 1906 में अंग्रेजों के ही उकसावे में आकर ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ढाका के नवाब और सर आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी गई थी। और मुस्लिम लीग की ही एक मांग अलग, मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग क्रिएट करवा दी गई, जिससे कि राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी कम हो, आंदोलन कमजोर पड़े। इस योजना के तहत ही अंग्रेजी सरकार ने 1909 में जो इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 था, जिसको कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट भी कहते हैं, मॉन्टफोर्ड मॉर्ले मिंटो, तो उसके तहत सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मुसलमानों के लिए कर दी और एक प्रकार से भावी भारत के भावी विभाजन की नींव रख दी थी। क्योंकि इसके बाद मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, उनको अलग से राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने की एक साजिश थी, जिसका कि विरोध किया कांग्रेस ने। लेकिन ये बढ़ते उग्रवादी और बढ़ते आंदोलन की प्रवृत्ति को कमजोर करने की एक साजिश थी। और 1909 के एक्ट के बाद वाकई में मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ा और मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस का विरोध करने लग गया, राष्ट्रीय आंदोलन से मुसलमानों को पृथक करने की अंग्रेजों की शह पर कोशिश करने लग गया। और बाद में हम देखते हैं कि 1916 में जब तिलक रिहा होकर आए तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया, होम रूल लीग आंदोलन फिर से शुरू किया। हालांकि वो और एनी बेसेंट ने जब शुरू किया तो ही लग गया था कि आंदोलन बहुत सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रचार इसका बहुत व्यापक नहीं था, सांगठनिक रूप से तिलक भी सक्रिय नहीं थे और ये आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ होम रूल लीग के। लेकिन ये आंदोलन ने पुनः एक बार आंदोलनकारियों को सक्रिय किया। 1916 में ही लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता हुआ दोनों के बीच में, जिसमें सहमति बनी। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसको स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग ने बदले में राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का सहयोग करने का निश्चय का आश्वासन दिया। तो ये जो लखनऊ समझौता था एक बार इस उम्मीद से किया गया था कि राष्ट्रीय आंदोलन में यूनिफाइड, एकीकृत रूप से सभी लोग मिलकर अंग्रेजी शासन का विरोध करेंगे। तो इस लखनऊ पैक्ट के बाद तिलक
पुनः सक्रिय हुए थे, लेकिन अब वो उस तरह से उग्रवादी रूप से सक्रिय नहीं थे, है ना। इसके बाद की कालक्रम की घटना वो अपने अगले व्याख्यान में देखेंगे। सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान, भारतीय शासन और राजनीति। इसके व्हाट्सएप भी आप देखते रहें इसको, क्योंकि उस ग्रुप में भी मैं क्वेश्चन आंसर और कुछ नोट्स और इस तरह की चीजें डालता रहूंगा, तो आप उसको भी फॉलो करते रहें।